हाय। अभी तक हम लेटेस्ट सीखे टोटल 6 चैप्टर के ऊपर कंप्लीट हमारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर चुके हैं, पूरे कंसेप्ट को समझ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के थ्रू। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं 7 चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर 6 से 7 से पहले हमने स्टडी जो करा, सबसे पहला चैप्टर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी। उसके अंदर सी प्रोग्राम को रन कराने के, सी प्रोग्राम को लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं वो सब हमने स्टडी करा। सेकंड चैप्टर था सी इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमने जाना है कि टाइप डिक्लेरेशन कैसे होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस या इंस्ट्रक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। थर्ड चैप्टर था डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर हमने पढ़ा कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, कि कोई कंडीशन आती है उसके बेस के ऊपर कैसे डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, किसके बेस पे लिए जाते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये जो स्टेटमेंट थे सी के डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। इनके ऊपर हमने चैप्टर 3 के अंदर स्टडी करा। फोर्थ, मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने स्टडी करा रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। इसके ऊपर सारी एक्सरसाइज हमने सोल्व करी है। उसके बाद में आता है 5th चैप्टर के अंदर था लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की व्हाइल लूप। जब हमें सी लैंग्वेज के अंदर किसी एक ही फंक्शन को या एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना होता है तो उसको किसकी हेल्प से करते हैं, वो होता है लूप के थ्रू। और सबसे पहले हमने स्टडी करा था व्हाइल लूप। उसके बाद था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशंस। मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन हमने स्टडी करा फॉर लूप, डू व्हाइल, नेस्टेड लूप्स, कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड के बारे में कि कंटिन्यू क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करता है। और लूप, डू व्हाइल लूप और एक लूप के अंदर लूप कैसे चलता है उसको जो नेस्टेड लूप कहते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करा था हमने। तो ये हो गया अभी तक का हमारा जो भी स्टडी करा है लेटेस्ट सी के ऊपर। पूरे 6 चैप्टर्स के ऊपर ना केवल हम स्टडी कर चुके हैं बल्कि स्टेप बाय स्टेप करके हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 7 के अंदर। चैप्टर 7 है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अस टू मेक ए डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड ए स्विच, or more correctly a switch case default, since these 3 keywords are go together to make a control statement। देखिए फॉर एग्जांपल के मान लीजिए हमारे रूम की लाइट है, हमारे रूम की जो लाइट का जो कनेक्शन होता है तो उसके अंदर एक ही जगह पर काफी सारे स्विच होते हैं कि फर्स्ट लाइट एक स्विच से फैन ऑन हो रहा है, एक स्विच से एसी ऑन हो रहा है, एक स्विच से लाइट ऑन हो रही है, या फिर टेबल्स की लाइट हो रही है। तो अलग अलग स्विच का अलग अलग काम होता है। तो मतलब कि जब हमारे पास में एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे चॉइस अवेलेबल है कि कब कौन सा स्टेटमेंट रन करवाना है। तो कब कौन सा स्टेटमेंट रन करवाना है ये कौन डिसाइड करता है, या तो हम कंडीशंस के थ्रू करते हैं, इफ एल्स के थ्रू सब कुछ काम करता है, हमने टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हमने सारा काम करा था। तो उसी चीज का अल्टरनेट अवेलेबल होता है स्विच। स्विच के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3, मतलब कोई कंडीशन आपके सामने आ रही है, उस कंडीशन के बेस पे कौन से वाले केस को, कौन से वाली चॉइस को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको कहते हैं स्विच केस। तो इसलिए केस कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसके कंपोनेंट के अंदर स्विच केस आता है, तो उसको जनरली बोल देते हैं स्विच केस। और स्विच केस के अंदर कैसा सिंटैक्स होता है, स्विच आया, स्विच के अंदर ब्रैकेट में आ जाते हैं, ब्रैकेट के बीच में एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसके अंदर कोई वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या कुछ एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन भी हो सकता है। जो इवैल्यूएशन होगा उस इवैल्यूएशन के बेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। हमने यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, केस के बाद में लिखा होगा कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3। इसके अंदर जब केसेस की बात करते हैं तो केस के अंदर क्या आ सकता है, एक वो चीज आएगी जिसके अंदर फिक्स होगा, लिटरल या कांस्टेंट को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे किसी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते तो मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो केस कांस्टेंट के अंदर या तो लिखेंगे कांस्टेंट 1, या तो कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट होगा या इंटीजर टाइप कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट भी फ्लोटिंग टाइप नहीं हो सकता, या तो इंटीजर या कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट के अंदर में लिखा जाता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट को। डिफॉल्ट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऊपर जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल है, अगर उनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ और आपने डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट रन होगा। और अगर किसी पे आपने ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया तो भी डिफॉल्ट रन होगा। डिफॉल्ट ब्रेक कीवर्ड का क्या होता है आगे हम स्टडी करेंगे। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स होते हैं 4। एक तो स्विच, केस, डिफॉल्ट एंड ब्रेक। स्विच क्या होता है, एक्सप्रेशन टू मेकिंग चॉइस सिलेक्शन। स्विच के जस्ट बाद जो ब्रैकेट होता है उसके बीच में एक्सप्रेशन लिखा जाता है जो कि चॉइस को डिफाइन करता है कि आपको किस चॉइस के ऊपर जाना है। सेकंड होता है केस, फॉलोड बाय एन इंटीजर और एक कैरेक्टर कांस्टेंट। या तो यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट होगा या इंटीजर टाइप कांस्टेंट होगा, चॉइस को चूज करने के लिए कौन सी चॉइस है।
उसके बाद में डिफॉल्ट, इफ नो मैच इज फाउंड विद एनी ऑफ द केस स्टेटमेंट ओनली द स्टेटमेंट फॉलोइंग द डिफॉल्ट केस आर एग्जीक्यूटेड। जब ऊपर अवेलेबल किसी भी चॉइस में से आपका रिजल्ट मैच नहीं करता है या कोई चॉइस वो नहीं है जो कि आपको चाहिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब एग्जीक्यूट हो जाता है। तो डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट होने पर होता है जब चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती। तो उसके बाद होता है ब्रेक कीवर्ड, टू गेट आउट ऑफ द स्विच। हमारे पास में इतनी सारी चॉइसेस अवेलेबल होती है स्विच केस के अंदर, मान लीजिए 5 केसेज हैं, 5 केस में फर्स्ट वाले केस को रन करा एग्जीक्यूट कराने के बाद में उससे बाहर निकलना होता है। अदरवाइज अगर उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो सेकंड वाले के ऊपर चेक करेगा, वो थर्ड को चेक करेगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा बट उनको चेक तो जरूर करेगा, कंडीशन तो चेक होगी। उसके बाद में डिफॉल्ट अगर अवेलेबल है तो डिफॉल्ट को रन करा देगा क्योंकि डिफॉल्ट पर कंडीशन में रन हो जाएगा। तो उस केस के ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए, उस स्विच से बाहर निकलने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। जैसे हम फॉर लूप या नेस्टेड लूप्स के अंदर वाइल के अंदर यूज करा था ब्रेक कीवर्ड का, कंटिन्यू कीवर्ड का। ये कंटिन्यू कीवर्ड तो कहां से, कोई ब्लॉक होता है तो उसके वापस से फर्स्ट स्टेटमेंट में ले जाता है, लेकिन ब्रेक जो होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक से हमें बाहर निकाल देता है। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का फ्लो चार्ट क्या होता है, स्टार्ट आई, आपके पास में कोई चॉइस होती है, स्विच होता है, केस 1 हुआ तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, केस 2 हुआ तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, केस 3 है तो उसके एग्जीक्यूट होंगे, केस 4 है तो उसके होंगे। देखिए जिसकी चॉइस एग्जीक्यूट अवेलेबल होती है वो स्टेटमेंट होगा। अगर केस 1 चेक करेगा, केस 1 अगर यस है तो ये स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद में नीचे आ जाएगा, और अगर केस 1 नो है तो फिर जाके केस 2 को चेक करेगा कि केस 2 सही है कि नहीं है। केस 2 गलत होगा तो केस 3 को चेक करेगा, केस 3 गलत होगा तो 4th पे आएगा। इसके बाद अगर डिफॉल्ट लिखा हुआ है, अगर सारी कंडीशन गलत है तो जो डिफॉल्ट लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल सा इसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। स्विच केस के ऊपर हम इफ एल्स लेटर के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। जनरली स्विच को यूज भी इफ एल्स के कंपेरिजन में करा जाता है कि इफ एल्स की जगह पे स्विच को हम रिप्लेस कर देते हैं। There are some things that you simply cannot do with a switch. सिंपल सी बात है कि स्विच के साथ में क्या क्या चीजें कर नहीं सकते हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ए फ्लोट एक्सप्रेशन कैन नॉट बी टेस्टेड यूजिंग ए स्विच। जैसा कि हमने अभी जस्ट पिछले वाली स्लाइड में चेक करा कि केस स्विच केस के अंदर केवल कैरेक्टर टाइप कॉन्स्टेंट हो सकता है या फ्लोटिंग टाइप इंटीजर टाइप कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो इसलिए फ्लोटिंग टाइप एक्सप्रेशन इसके अंदर इवेलुएट नहीं होते हैं। केसेस कैन नेवर हैव वेरिएबल एक्सप्रेशन। जैसा कि जस्ट हमें बोला है कि कैरेक्टर टाइप या इंटीजर टाइप कांस्टेंट हो सकते हैं, तो अगर केवल कांस्टेंट ही हो सकते हैं तो वेरिएबल का कोई नाम ही नहीं है कि वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वेरिएबल इवेलुएट नहीं करे जा सकते। वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू असाइन केसेस के अंदर नहीं लिखा जा सकती, वेरिएबल ए बी सी, क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मल्टीपल केसेज कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट केस स्टेटमेंट 1 मतलब केस 1 केस 2 केस 3 इस तरीके से चॉइसेस जो होगी, कौन से चॉइस का एग्जीक्यूट करना, तो वो सारी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। आप ऐसे नहीं सकते केस 1 केस 1 केस 1 केस 1 को डबल रिपीट नहीं कर सकते आप। हो सकता है कि केस 1 का जो ब्लॉक है और केस 2 का जो ब्लॉक है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन एंट्री करने के लिए केस के बाद में जो भी आपका कॉन्स्टेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। इन प्रिंसिपल ए स्विच में अकर विद इन अनदर बट इन प्रैक्टिस देयर इज रेयरली वन। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जैसे नेस्टेड लूप होता है, जैसे नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, वैसे नेस्टेड स्विच केस भी हो सकते हैं, बट उनका यूज बहुत रेयरली करते हैं। इफ वी हैव नो डिफॉल्ट केस देन द प्रोग्राम सिंपली फॉल थ्रू द एंटायर स्विच एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट फॉलो द क्लोजिंग ब्रेसेज ऑफ स्विच। अगर आपके पूरे स्विच केस के जो ब्लॉक के अंदर उसका डिफॉल्ट केस नहीं होता है तो सारी चॉइसेस को चेक करने के बाद में उससे बाहर निकल के जो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देता है अगर सारी फॉल्स है तो। इन स्विच इज स्विच ए रिप्लेसमेंट फॉर इफ? यस भी है और नो भी है। यस क्यों है? बिकॉज इट ऑफर ए बेटर वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एज कंपेयर टू इफ, एंड नो बिकॉज इन सर्टेन सिचुएशन वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू यूज इफ। जैसे कि स्विच केस को हम रिप्लेस कर सकते हैं इफ एल्स के साथ में। इफ एल्स के अंदर तो हम फ्लोटिंग टाइप भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू के बेस के ऊपर भी कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन स्विच के अंदर नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में तो नहीं हो सकता। इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप क्वेश्चन के ऊपर आप कर सकते हो। द डिसएडवांटेज ऑफ स्विच इज दैट वन कैन नॉट हैव ए केस इन स्विच which looks like case i is less than equal to 20। का मतलब है कि केस स्विच के अंदर तो i is less than equal to 20 हम लिख सकते हैं स्विच के बाद जो ब्रैकेट आते हैं, लेकिन केस के अंदर ये नहीं लिख सकते कि ये सही है या गलत है। केस के अंदर तो आपके पास सीधा सीधा कांस्टेंट ही आएगा, उसके अंदर इस तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज नहीं कर सकते।
इसके बाद में आते हैं द गो टू कीवर्ड। जैसे कंटिन्यू कीवर्ड होता है, ब्रेक कीवर्ड होता है। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से जहां कंटिन्यू मिलेगा वापस उस ब्लॉक के फर्स्ट स्टेटमेंट के पास में आपको लेके जाएगा इनिशिएट करने के लिए। ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से आपको जस्ट बाहर निकाल देगा कि आप उसको ब्लॉक के जस्ट सेकंड जो भी स्टेटमेंट उसको यूज करना है। वैसे ये गो टू कीवर्ड भी होता है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही रेयरली यूज होता है, कभी कभी बाई चांस। वो गो टू कीवर्ड क्या करता है कि आप गो टू का मतलब होता है कि आप यहाँ से वहां जंप कर सकते हो। एक स्टेटमेंट में जहां पे एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसके जस्ट बाद के इंस्ट्रक्शन को अगर आपको स्किप करना है या कहीं पे भी करना है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर पहुंचाना है, जैसे मान लीजिए 10 नंबर पे अभी काम कर रहे हो और 1 नंबर पे भेजना है, तो गो टू के थ्रू आप उसको भेज सकते हो। तो गो टू क्या काम करता है, गो टू स्टेटमेंट इन सी इज ए जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कोड टू एनी अदर पार्ट ऑफ द कोड इन सी। मतलब लाइन नंबर किसी भी पे एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसको किसी भी नंबर लाइन पे भेजा जा सकता है। भेजने का तरीका होता है उस मेथड के थ्रू भेजा सकता है। गो टू स्टेटमेंट हेल्प इन अल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू अवर नीड। देखिए सी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं या प्रोग्राम रन होता है वो वन लाइन बाय लाइन होता है, लेकिन गो टू कीवर्ड जो होता है, जैसे गो टू कीवर्ड आता है तो जो नॉर्मल बिहेवियर है प्रोग्राम को उसको ब्रेक कर देता है, जहां हमें भेजना है वहां पे स्टेटमेंट चला जाता है, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इससे कई बार सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी जनरेट हो जाती है। किसी प्रोग्राम को डीबग करना या एरर को रिजॉल्व करना या उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए गो टू कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत ही रेयर यूज होता है। ऐसी कंडीशंस कभी कभी आती है कि हमें जब आइडेंटिफाई नहीं होता कि कंडीशन क्या आने वाली है तो उसको अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में बाहर निकालना है तो गो टू का यूज करते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग ए लेबल which means defining a block of code with a name so that we can use the go to statement to jump through that। एक लेवल होता है, लेवल कैसे डिफाइन करते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे। तो गो टू कीवर्ड को किसी भी लेवल के ऊपर हम जंप करा सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज इन टू वेज, आइदर टू स्किप सम लाइन्स और टू मूव ए ब्लॉक बिलो इन द कोड और टू रिपीट सम लाइन्स ऑफ कोड बाय गोइंग अबव इन द कोड। आपको या तो किसी पर्टिकुलर लाइन्स को जैसे आपने किसी भी लाइन पे लिखा हुआ उसको स्किप करके कहीं भेजना है तो उसको भेज सकते हो, या जो इतना आपने एग्जीक्यूशन कर लिया उसको वापस से रिपीट करवाना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली गो टू का रोल क्या है, जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको ब्रेक करके अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम से बिहेव करवाना। तो गो टू कीवर्ड का सिंटैक्स में छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इंट गोल प्रिंटअप एंटर द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया, स्कैन अप लिया हुआ है उसको। ये गोल्स इज लेस देन इक्वल टू 5 अगर आता है तो गो टू एसओएस, एसओएस नाम का जो लेबल है वहां पे चला जाएगा और एसओएस नाम का लेबल जो है वो यहाँ पे डिफाइंड है। तो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होने पे ये जो आएगा गो टू एसओएस, अब इसके बाद में एल्स का कंडीशन बिल्कुल रन नहीं करेगा, सीधा का सीधा आकर के प्रिंट अप कर देगा ट्रू एरर इज ह्यूमन, यहाँ पे सीधा प्रिंट कर देगा। तो ये लेवल डिक्लेरेशन है। गो टू कीवर्ड को यूज करने के लिए लेवल के थ्रू यहाँ पे हम भेज सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी करा है गो टू कीवर्ड को और उसके साथ में स्विच केस कंट्रोल को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के 7 चैप्टर केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज क्वेश्चन KA.A। इस क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने से पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो प्रोग्राम चेक करते हैं सबसे पहले इंक्लूड stdio बिल्कुल सही है, इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर्ड है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स अवेलेबल है, रिटर्न टाइप के अंदर 0 है, मतलब कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो सही है। अब हम चेक करते हैं कैरेक्टर शूट इक्वल टू 3, एक कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर्ड है और असाइंड है उसके अंदर वैल्यू 3। अब देखिए वैसे तो कह सकते हैं कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट सिंगल कोट के अंदर आता है, लेकिन कैरेक्टर सूट के अंदर 3 डाला तो सीट को कन्वर्ट करके कैरेक्टर में जो भी ये चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग आगे जाके स्विच के अंदर ये चेक करेगा। तो स्विच के अंदर सूट कर दिया, इसकी जो भी वैल्यू इसके अंदर आ गया। केस 1 है, 3 को जो कन्वर्ट करने के बाद जो मिलेगा तो ये भी केस 1 इंटीजर कॉन्स्टेंट है और ये इंटीजर केस 2 कॉन्स्टेंट है, तो इनसे तो मैच नहीं करेगा, इसलिए डिफॉल्ट के अंदर जाएगा। क्योंकि जब केस 1 फॉल्स हो गया, केस 2 फॉल्स हो गया तो डिफॉल्ट जब अवेलेबल हो गया तो डिफॉल्ट को ये रन प्रिंट करेगा, उसके बाद इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। तो प्रिंट में क्या करेगा हर्ट, वो ब्लॉक से बाहर निकल क्या करेगा आई थॉट 1 वियर्स ए सूट। तो ये इसका आउटपुट हो गया। A.B के अंदर भी सेम है, stdio.h हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो गया, रिटर्न टाइप 0 आ गया, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट था और रिटर्न 0 कर दिया, मतलब फंक्शन तो ठीक है, स्ट्रक्चर सही है प्रोग्राम का।
अब इंटीजर टाइप ऑफ कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर असाइन है वैल्यू 3, तो स्विच के अंदर यहाँ पे आ गया 3 जहां मैच होगा उसको रन करा देगा। ये कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट आ गया 3, इसकी वैल्यू कुछ और ही होगी, इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो, लेकिन केस 3 है, केस मैच हो गया, तो ये क्या आएगा प्रिंट टाइप के अंदर, यू ऑलवेज लूज द गोल्ड प्राइस। तो प्रिंट क्या करेगा, ऑलवेज लूज द गोल्ड प्राइस, ऑलवेज लॉस द गोल्ड प्राइस। उसके बाद ब्रेक है तो स्विच का जो स्टेट ब्लॉक है इससे बाहर निकल जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होता तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करता, तो आउटपुट में क्या आएगा, यू ऑलवेज लॉस द गोल्ड प्राइस। क्वेश्चन A.C सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सही है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट है, वैल्यू साइन है 3, स्विच के अंदर जाएगा 3। अब ये चेक कर रहा है कि जब आई की वैल्यू 3 है तो केस 0 तो फॉल्स हो गया, केस 1 + 0 तो ये वाला केस भी फॉल्स हो गया। इस केस की बात करते हैं 4/2 मतलब कि 2, यहाँ पे अगर 2 होता तो ठीक होता, ये भी फॉल्स हो गया। केस 8 मॉड्यूलो ऑपरेटर 5, तो रिमाइंडर के अंदर क्या बच गया 3, तो यहाँ पे आएगा 3। ये कैलकुलेशन करी जा सकती है क्योंकि इसका आउटपुट एक कांस्टेंट ही आएगा, तो 3 इससे मैच हुआ तो आउटपुट में क्या आएगा, एटलीस्ट एम्प्लॉयज आर गुड। तो आउटपुट में क्या आएगा, एटलीस्ट एम्प्लॉयज आर गुड। मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे काम करता है इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी पीछे वाले वीडियोस के अंदर कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के पहले हम वीडियो को जरूर पढ़ें। तो प्रिंट में क्या आएगा, एटलीस्ट एम्प्लॉयज आर गुड। क्वेश्चन A.D इसके अंदर बोला गया है, आउटपुट बताना है। इंक्लूड एसटीडी सही है, मेन फंक्शन हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो गए, ये सही है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर्ड है इंट k विदाउट इनिशियलाइजेशन, फ्लोट है j = 2.0, स्विच के अंदर क्या है k = j+1, j की वैल्यू क्या है 2.0, तो 2.0 + 1 मतलब कि 3 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भले ही 2.0 फ्लोटिंग है, लेकिन इंटीजर के अंदर जब असाइन होगा तो ये वैल्यू एडिशन होने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर के अंदर, 3.0 का इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा 3। तो अगर 3 की जो कंडीशन आ गई उसके ऊपर ये प्रिंट कर देगा। 3 पे क्या आ रहा है, ट्रैप्ड, तो ट्रैप प्रिंट करेगा। ब्रेक आ गया तो मतलब कि इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होता तो ये कोड भी प्रिंट करता है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू तो हमेशा प्रिंट हो जाएगी अगर वहां तक कर्सर पहुंचता है तो। आउटपुट में आएगा ट्रैप्ड। A.E फंक्शन स्टडी, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, रिटर्न के अंदर 0 मिल गया। कैरेक्टर के अंदर डाला हुआ है A+B, इसकी जो भी वैल्यू आ रही होगी कन्वर्ट होने के बाद में उस वैल्यू से कंपेयर करेगा। अब A+B करो या B+A करो, बात सेम ही होती है, अल्टीमेट थॉट वही आएगा। तो केस A यहाँ पे कोई ब्लॉक ही नहीं है, वैसे भी कंडीशन सही नहीं होगी तो ये तो एग्जिट करेगा नहीं। केस B भी नहीं क्योंकि A+B है, केस A भी नहीं क्योंकि A+B है। A+B = B+A होता है, तो आउटपुट में क्या आएगा, यू एंटर्ड A एंड B। नेक्स्ट है A.F, उसके अंदर भी सेम ही है, आउटपुट हमें पूछना है, ये भी सही है, मेन फंक्शन का लिक्विडेशन सही है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रिटर्न 0 है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद इनिशियलाइजेशन i = 1, तो स्विच के अंदर आया i-2, तो 1 - 2 मतलब कि -1, -1 वाला केस क्या है, ये केस -1 फीडिंग फिश। अब इसके बाद ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये चेक करेगा। केस यहाँ पे 0 आ गया तो मतलब ये ब्लॉक रन नहीं करेगा क्योंकि मैच नहीं हो रहा। केस 1 भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन जब यहाँ भी ब्रेक नहीं है तो यहाँ भी ब्रेक नहीं है, तो यहाँ आ गया क्या, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर क्या है, जस्ट टू सर्वाइव। डिफॉल्ट कंडीशन ऊपर की कंडीशन फॉल्स हो या ब्रेक नहीं है तो भी जाकर के डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर क्या लिखेगा प्रिंट के अंदर, फीडिंग जस्ट टू सर्वाइव। तो ये हमारे क्वेश्चन ये सोल्व हो गया इसके अंदर कम्प्लीटली। ओके, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के 7th चैप्टर केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.A। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है तो वो बतानी है। तो प्रोग्राम में एरर चेक करते हैं। इंक्लूड stdio.h बिल्कुल सही है, एंटर इंक्लूड है, इंट मेन बिल्कुल सही है, इंट रिटर्न टाइप दे रखा है, रिटर्न 0 कर रखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हमारे पास में, इंट सूट के अंदर 1 है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, इनिशियलाइजेशन बिल्कुल सही है, स्विच के अंदर सूट डाल दिया। यहाँ पे देखिए यूज हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एक तो ये यूज नहीं होना चाहिए था। दूसरा केस के अंदर ये आ गया सेमीकोलन, सेमीकोलन यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यूज होना चाहिए था कोलन। तो यहाँ पे क्या एरर आ गई है, 2 आ गई है। तो स्विच के बाद में कोई कोलन सेमीकोलन यूज नहीं होता, और जो कोलन आती है कोलन के बाद कोलन की जगह पे सेमीकोलन यूज होता है। तो यहाँ पे ये क्लिक है। दूसरी वाली एरर भी है कि स्विच के बाद में ये सेमीकोलन नहीं होता है, अगर ये लगा दिया तो स्विच केस का स्टेटमेंट ही खत्म हो गया। सेकंड B.B के अंदर चेक करते हैं, stdio.h बिल्कुल सही है, फंक्शन का डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप है, रिटर्न करता है 0, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट बिल्कुल सही है।
टेम्परेचर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे स्कैन करी गई है एम्परसेंड के साथ में, स्विच के अंदर दे दिया टेम्प, लेकिन केस के अंदर क्या चेक कर लिया, टेम्प इज लेस देन इक्वल टू 20। स्विच केस के अंदर केस की वैल्यू हमेशा आपके साथ में लिटरल ही होगी, या तो कांस्टेंट इंटीजर टाइप या कैरेक्टर टाइप, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का यूज कर लिया गया लेस देन इक्वल टू 20 के तौर पे, मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर दिया, जो कि गलत है। इस केस के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू उसकी असाइन जब इनपुट आएगा तो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, बट यहाँ पे एक कांस्टेंट होना चाहिए था, या तो इंटीजर या कैरेक्टर। तो कोलन इज यूज्ड इन केस, नॉट ब्रैकेट्स। आल्सो रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर केस। बी डॉट सी के अंदर क्या है, एसटीडीआई डॉट एस बिल्कुल सही है। इंट मैन हो गया, यहाँ पे ओपनिंग रिटर्न टाइप आ गया इंट, ये 0। तो फ्लोट ए 3.5 स्विच के अंदर दे दिया, ए को पास कर रहे हैं, लेकिन स्विच की कंडीशन ही है कि उसके अंदर इंटीजर टाइप कांस्टेंट हो सकता है केस के अंदर, या फिर कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन ये तो होगी फ्लोटिंग वैल्यू, तो फ्लोटिंग वैल्यू तो नहीं आ सकती, तो इसकी एरर क्या आ जाएगी, फ्लोटिंग टाइप कांस्टेंट आ गया। फ्लोटिंग टाइप कांस्टेंट कांट बी यूज्ड इन केस चॉइस। बी डॉट डी इंट, ये सबसे पहले तो एसटीडीआई डॉट सही है, मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, ये डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है, रिटर्न 0 क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप रिटर्न में है। इंट इक्वल टू 3 वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन है, बी इक्वल टू 4 और सी की हो गया, सी इक्वल टू बी माइनस ए हो गया, सी के अंदर सी चला गया, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। केस के अंदर क्या गया, 1 लॉजिकल ऑपरेटर और ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया ए लॉजिकल ऑपरेटर और बी। हम यहाँ पे कांस्टेंट का ही यूज कर सकते हैं, इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज नहीं हो सकता, तो ये भी यहाँ पे एरर आ गई है। यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है क्या, कैरेक्टर टाइप या इंटीजर टाइप। ओके, तो आउटपुट क्या, कांस्टेंट टाइप रिक्वायर्ड इन केस नॉट वेरिएबल्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर्स से बुक के 7 चैप्टर केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम विच हैज फॉलोइंग ऑप्शंस, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, प्राइम और नॉट, ऑड और इवन और एग्जिट। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर कुछ चॉइसेस दी गई हैं कि चॉइस एंटर करने के ऊपर उस तरह से नंबर बताया, वो भी जो आपने नंबर एंटर करा है मुझे तो फैक्टोरियल निकाल के दो, या प्राइम नंबर है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करो, कि ऑड इवन है कि ये आइडेंटिफाई करो, या फिर उस प्रोग्राम से बाहर निकल जाओ। इसके अंदर क्या कंडीशन है, वंस ए मेन्यू आइटम इज सिलेक्टेड द अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन एंड वंस दिस एक्शन इज फिनिश्ड द मेन्यू should reappear unless the user select the exit option. The program should continue to run. Okay, हमारे पास में उन्होंने क्या बोला कि अगर चॉइस है एक तो 1 2 3 एंड 4, अगर यूजर एंट्री करता है 1 तो उससे पूछना है कोई नंबर एंटर करवाओ, नंबर एंट्री करेगा वो और उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल के देना पड़ेगा हमको, ठीक है। चॉइस 2 के अंदर क्या है कि जो नंबर एंटर करेगा हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। चॉइस 3 जब एंटर करता है तो उसके अंदर बताना है कि जो नंबर आपने एंटर करवाया है वो ऑड है या इवन है। तो मतलब यहाँ पे एंट्री क्या करनी, एक तो चॉइस की एंट्री लेनी है और दूसरा नंबर की एंट्री लेनी है, और चॉइस की वैल्यू के अंदर जब 4 आ जाता है तो उस प्रोग्राम को हमें एग्जिट करके खत्म कर देना है। तो सबसे पहले तो देखिए स्विच केस की बात करते हैं। स्विच का ये हमारा सिंटेक्स होता है, ऊपर जो हमने डिक्लेयर कर रखी है वो है, एक तो चॉइस आ गई है, ठीक है। अब चॉइस की वैल्यू को स्कैन करवा लेंगे कीबोर्ड के थ्रू, स्कैन ऐप के थ्रू। स्कैन ऐप के थ्रू जब स्कैन करवा लेंगे तो स्विच के अंदर जब केस आएगा, केस लिखने तरीका क्या है, केस 1 ये आ जाएगा ब्रेक। ये लिखना बहुत जरूरी है, आपने ब्लॉक लिखा है चाहे नहीं लिखा है। केस 2 इज टू ब्रेक, ब्रेक क्या करेगा, स्विच से बाहर निकाल देगा। केस 3 इक्वल टू ब्रेक। केस 4 इसके अंदर हमें इस वाले प्रोग्राम से बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको एग्जिट कर देंगे यहाँ पे। अब लेकिन ये तो एक बार एंट्री कर लेंगे हम, दूसरी बार में एंट्री क्या करेंगे इसके ऊपर बाद में करेंगे, पहले एक बार इतना तो प्रिंट कराएं हम।
कि हमने नंबर ले लिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, न्यू फाइल्स हम क्रिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम की। F2 अगर हम सेव करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, चैप्टर 07 का _c.c। ये हमें लिखना है इंक्लूड stdio.h include conio.h void मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, गेट फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट until any key press, clr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन। हमारे पास में यहाँ पे दो वेरिएबल्स है जो हमने डिस्कस करा, एक तो चॉइस होगा और एक नंबर होगा जो कि हम एंट्री करवाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या है या क्या नहीं है। तो क्या बोले, सबसे पहले तो printf एंटर योर चॉइस। ठीक है, आपकी चॉइस क्या है ये एंटर कर दो। सेकंड के अंदर उसने स्कैन अप कराया हमने कीबोर्ड के थ्रू, तो क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर की डिस्प्ले आएगा डी, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, m% हमने ले लिया चॉइस के लिए। ठीक है, अब हम इसको यूज करेंगे स्विच केस के थ्रू कि जो चॉइस आई है वो कैसे के थ्रू काम करेगी। स्विच, इसके अंदर क्या आ गया, यहाँ पे चॉइस, ओपनिंग क्लोजिंग ब्लॉक आ गया। यहाँ पे केस 1 करने पे क्या करना था हमें, सबसे पहले तो ब्रेक लगाना था। केस 2 ब्रेक लगाना है। केस 3 ब्रेक लगाना है। केस 4 एग्जिट प्रोग्राम से हो जाएंगे। क्या देखिए इसके अंदर एग्जिट काम करता है, क्या कर देता है, हम हमारा प्रोग्राम रन कराते हैं। प्रोग्राम से एग्जिट हो गया। ठीक है, एग्जिट कीवर्ड है प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। इसकी जगह पे अगर हम ये करते कंट्रोल F9, ये बंद करा, इसके बाद बाहर जाता। अब केस 1 के अंदर हमारे पास में क्या था, केस 2 के अंदर क्या था, तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि केस फंक्शनलिटी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं है। केस 1 तो उसका देखेगा यू एंटर्ड 1, इस पे क्या करते हैं प्रिंटफ के अंदर यू एंटर्ड 2, printf you entered 3, फाइल को हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा, चॉइस डाल दी मैंने 2, तो क्या करा है यू एंटर्ड 2 और ये बाहर निकल गया। बाहर क्यों निकला, क्योंकि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना था। अब इसकी जगह पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये तो आ गया 4, ठीक है, ब्रेक का लास्ट में यूज बता देंगे। अब 1 करूंगा तो 1 प्रिंट कर देगा, ये 1 प्रिंट कर दी। लेकिन अब जैसे मैं 1 प्रिंट कर देता हूं तो वापस से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर मैं 4 नहीं प्रेस कर रहा हूं तो भी इस कंडीशन में हमें प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना है कि बार बार ये हमसे चॉइस पूछता रहे। तो उस कंडीशन को क्या करेंगे, कंडीशन हम क्या चलते हैं, while true, ट्रू कोई कीवर्ड नहीं है, ओके ठीक है। तो ट्रू कैसे करने के लिए हम एक यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, इसके अंदर मान लीजिए कि वैल्यू असाइन कर दिया हमने इंट ऑलवेज ट्रू इक्वल टू कर दिया 1, और यहाँ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। नहीं, ये तो सही था हमारा चॉइस, ऑलवेज
ट्रू। इसको ऑल्ट F9 करा, F2 सेव कर दिया, कंट्रोल F9, मैंने एंट्री करी 1। ये तो लूप कहां पे चला गया, इनफाइनाइट लूप के अंदर हमारा फंस गया। क्यों फंस गया, अभी इसके ऊपर डिस्कशन हम कर लेते हैं कि भैया लूप के अंदर क्यों फंस गया। ये बाहर निकालते हैं इसको और लूप को वापस स्टार्ट करते हैं। हमने हमारी फाइल सेव कर रखी थी, वो हमें मिल जाएगी। CH07 के नाम से थी ये। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे ऑलवेज ट्रू के अंदर तो 1 कर दिया, नॉन जीरो वैल्यू हो तो सी लैंग्वेज के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ट्रू। तो हमने व्हाइल लूप के अंदर क्या कर दिया, ऑलवेज ट्रू। और मतलब कि वैल्यू 1 आई तो 1 का मतलब हमेशा रन कराता रहेगा, हमेशा के लिए। यहाँ पे देखिए ये हमने इसको यहाँ पे रन कराया, रन कराने के बाद में चॉइस की जो वैल्यू थी, चॉइस की वैल्यू तो हमने यहाँ पे चूज करवाई नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन प्रिंट करवाते चले गए हैं। ये था यहाँ पे हमने चूज करवा लिया इनकी चॉइस की वैल्यू क्या है, और ये हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे 1। ये 1 प्रिंट कराया, इसके बाद में ब्रेक चला गया। देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो इसने यहाँ पे स्कैन कर ली चॉइस की वैल्यू, चॉइस की वैल्यू स्कैन करने के बाद में यहाँ पे चला गया क्या, ऑलवेज ट्रू, कि लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा। लूप हमारा कंटिन्यू रहेगा मतलब कि चॉइस के ऊपर आ गया, चॉइस की वैल्यू है 1 के अंदर इसमें प्रिंट कर दिया 1। अब इसके बाद केस 2 पे गया, केस 1 का ब्रेक कर लिख गया तो ये स्विच से बाहर निकल गया, बाहर स्विच से बाहर तो आ गया है। स्विच से बाहर आने के बाद में ये लेकिन लूप के अंदर चल रहा है, ये स्विच हमेशा लूप के अंदर चलता रहेगा। क्यों चलाना है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जब तक यूजर खुद अपने आप को बाहर नहीं निकाले तब तक हमें बाहर नहीं निकालना है। तो उसके लिए हमें ये हमेशा ये ऑलवेज ट्रू रखना पड़ रहा है। अब ऑलवेज ट्रू रखना पड़ रहा है तो आपने तो ऐसे कर दी कंडीशन की, एक बार एंट्री ले ली है, उसी बार बार वही प्रिंट होती रही, क्योंकि चॉइस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको वापस से इनपुट में लेना पड़ेगा। ये कॉपी करा, या यहां से इसको कट कर देते हैं हम, क्योंकि इसको व्हाइल लूप तो हमेशा चलेगा ही हमारा, स्विच की वैल्यू हमेशा चेंज होनी चाहिए, चॉइस की वैल्यू हमेशा पूछता रहेगा। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये अब हमसे चॉइस पूछता रहेगा हर बार। जैसे ही वापस आएगा, देखिए 1 आया, ये हमने प्रिंट कर दिया, यू एंटर्ड 1, वापस इन्हें पूछ लिया एंटर योर चॉइस, हमने दे दिया 2, ये हमने दे दिया 1। अब हम जितनी बार डालते रहेंगे चलता रहेगा, क्योंकि व्हाइल लूप है वो तो कंटिन्यू रहेगा। वहां तो हमने कर दिया कि व्हाइल लूप तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन लूप से बाहर कब निकलेगा, जब हम प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। जैसे हमने चॉइस 4 डाली, ये प्रोग्राम से बाहर आ गया। ठीक है, इसको और बेटर तरीके से करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, /n, 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 F2 सेव हो गया, कंट्रोल F9 करा, तुम्हारा प्रोग्राम थोड़ा बेटर दिखा है। चॉइस 1 के यू एंटर्ड 1, अब दूसरी चॉइस डालो एंटर 3, तो आपने एंटर 3 कर दिया, एंटर 2, तो प्रोग्राम आपका चलता रहेगा जब तक कि आप 4 प्रेस नहीं करते। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे पास में क्या कंडीशन थी कि चॉइस जब 1 होगी तो आपको क्या निकालना है, नंबर का फैक्टोरियल निकाल के देना है। ये आपको फैक्टोरियल निकाल के देना है नंबर 1 की चॉइस के ऊपर, तो उसके लिए आपको नंबर भी पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर जब आ रहा है तो ये नंबर आया, अब हम इसका नंबर पूछ लेंगे कि भैया नंबर क्या है, लेकिन नंबर भी हमें कहाँ पूछना है, केवल 1, 2 एंड 3 के अंदर, 4 के अंदर तो पूछना नहीं है। तो हम यहाँ पे हम स्कैन करवा लेंगे प्रिंट टैब के अंदर। अभी प्रिंट टैब का ये मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे एंटर एनी नंबर। ये यहाँ पे हमने कोई भी नंबर इससे ले लिया है। नंबर लिया कहाँ से, स्कैन %d, इंटीजर टाइप की वैल्यू से फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर दे दिया d, यहाँ पे आया एम्परसेंड के अंदर नम। अब ये जो सेम 2 स्टेटमेंट है, ये हमें चॉइस नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई नंबर हम एंटर करवाएंगे, उससे हम पता लगेगा कि भैया ये है क्या।
कि प्राइम नंबर है, ओड इवन है, या फिर हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारा। अब इसके बाद में नंबर 3 के ऊपर तो हमें आइडेंटिफाई करना था क्या ये इवन नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इवन नंबर कौन सा नंबर होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड होकर जाता है पूरा का पूरा, उसके अंदर रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो हो जाता है इवन नंबर। तो इफ नंबर के ऊपर मॉड्यूल ऑपरेटर अप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो मतलब कि ये नंबर और इवन नंबर है, इवन नंबर। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, प्रिंट टाइप के अंदर ओड नंबर। F2 सेव कर दिया मैंने। सेकंड वाले पे क्या था हमारे पास में ऑप्शन कि हमें चेक करना है क्या जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्राइम नंबर है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा लूप चलाना पड़ेगा जो चेक करेगा क्या वो नंबर अपने से डिवाइड होने से पहले किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई, जिससे कि हम डिवाइड करेंगे। इंट आई इक्वल टू 2, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। अब यहाँ पे हम चलाते रहेंगे कि जब तक वाइल की वैल्यू इज लेस देन आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू तो नहीं करेंगे, लेस देन कहां से कहां तक है, नंबर तक। ठीक है, इसके बाद में आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। अब कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, इसका हम पिछले अभी वीडियोस के अंदर, ट्यूटोरियल्स के अंदर कई बार बना चुके हैं, एक बार वापस से बना रहे हैं। हो सकता है हर बार हम अलग अलग तरीके से प्रोग्राम को लिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करी है, तो हम चेक करेंगे इफ आई के अंदर मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करा नम के साथ में, तो अगर ये वैल्यू 0 है तो ये प्रोग्राम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा वाइल वाले लूप से। ठीक है, और इससे जब बाहर निकल जाएगा तो ये आई प्लस प्लस की वैल्यू होगी नहीं। आई प्लस प्लस की वैल्यू होगी नहीं, तो यहां पे हम चेक कर लेंगे कि इफ आई की वैल्यू अगर नम के बराबर नहीं है तब तो क्या हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। और अगर आई की वैल्यू नंबर के बराबर है तब जाकर के ये हो जाएगा क्या, प्राइम नंबर। इफ आई इक्वल टू ये है तो ये नंबर इज प्राइम। यहाँ पे हम इस वाले लॉजिक के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। हम यहाँ पे केवल यूज कर रहे हैं कि कैसे स्विच केस का यूज कर रहे हैं। एल्स प्रिंटफ नॉट प्राइम, ये अप्रूव कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, आई की वैल्यू हमने 2 तक ले रखी है, फैक्टोरियल के ऊपर लेके जाते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दो। फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास में, नंबर वाइल नंबर इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या 1 तक ले जाते हैं हम। फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमें किसके अंदर सेव कराना है, इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं फैक्ट। इसको दे दिया हमने 1, तो क्योंकि फैक्ट को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई नम, और नंबर को हर बार हम माइनस करते रहेंगे, 1 तक वो आ जाना है। और ये हो गया हमारा ब्रेक, ये हो गया हमारा F2 एंड कंट्रोल F। इसका हम प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट F फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, ये आ जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर %d, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा फैक्ट। ये हमने सेव कर दिया, ऑल टैप 9 करा, कोई एरर नहीं आई।
ये हमने कंट्रोल F9 कर दिया। देखिए नंबर 1 चॉइस डाली हमने, ये एंटर एनी नंबर, नंबर 1 चॉइस के अंदर हमारे पास कितना फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हम निकाल देते हैं 4। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब कि 24। तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 24। अब सेकंड चॉइस मांग लीजिए, एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस के अंदर अब इस बार मान लीजिए हम 3 डाल देते हैं। 3 के अंदर हमारा क्या था कि नंबर प्राइम है वो ओड है या इवन है, तो हम नंबर डाल देते हैं 11। क्या है, ओड नंबर। क्या आ गया हमारे पास में, ओड नंबर। अब वापस से हम डाल दिए चॉइस नंबर ऑफ 1। इसके अंदर हमें क्या निकालना होगा, फैक्टोरियल। तो 5 निकाल दिया, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 5 चौक 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 120। ये आ गया है 2880। तो हमारे पास ये प्रोग्राम के अंदर ही गलती है, उसको जाके हम चेक करते हैं। तो एंटर योर चॉइस के अंदर हमने एंट्री कर दी 4 और इसको एग्जिट मार दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या थी कि फैक्टोरियल की वैल्यू हमने ऊपर असाइन कर दिया 1, जबकि हर बार हमारी तो चॉइस बार बार चल रही है। तो जब भी फैक्टोरियल कैलकुलेशन की बात आएगी तो हमेशा इसकी फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, अब इसके ऊपर हम रन करा कर चेक करते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 1 के ऊपर पहले का चेक करा दिया 4 तो 24, अब कराया 5 और 5 नंबर की तो चॉइस ही नहीं थी हमारे पास। चॉइस 1 करा, अब फैक्टोरियल नंबर डाला 5 तो आ गया 120, मतलब फैक्टोरियल प्रोग्राम हमारा ठीक हो गया। सेकंड चॉइस डालते हैं। सेकंड चॉइस के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना था नंबर प्राइम है या नहीं है, तो डालते सबसे पहले तो 16 तो नॉट प्राइम नंबर है। नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम नहीं होना चाहिए क्योंकि 16 तो डिवाइडेड 2 से भी है, तो इससे हम बाहर निकल जाते हैं। तो हमने कुछ गलती कर दी है प्रोग्राम के अंदर। प्राइम नंबर है या नहीं के लिए एंटर एनी नंबर, आई इज लेस देन इक्वल टू दिस। इसके ऊपर चला गया ब्रेक, नहीं हमने आई मॉड्यूलस ऑपरेटर नंबर अप्लाई कर दिया है, जबकि हमें उल्टा करना था, नंबर को डिवाइड करना था आई से। किसको मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल F9 कर देते हैं। अब इसके ऊपर कर दिया हमने क्या, एंट्री कर दी चॉइस ऑफ 2, देखिए नॉट प्राइम। वापस से करा हमने चॉइस 2, इस बार हम नंबर डालेंगे, प्राइम नंबर 13 है, नंबर इज प्राइम। तो सेकंड चॉइस हमारी ठीक हो गई। एंटर योर चॉइस 3, ये तो बिल्कुल ठीक ही थी कि ओड है या इवन है, ये इवन आ गया और ये ओड आ गया। इसके बाद हम प्रोग्राम से एग्जिट कर, एंटर से गलत कर दिया हमने, ये प्रोग्राम से हम बाहर निकल गए। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है पूरा। अगर इस प्रोग्राम को पूरी की पूरी एक बार जो चॉइस का जो निकल गया है उसके बाद उसको क्लियर करना है, तो यहाँ जैसे लूप चल रहा है इससे पहले अब वापस से CLR लगा दो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमने क्या यूज करा। वाइल ऑलवेज ट्रू का यूज केवल इसलिए करा है कि हमें कंडीशन की चॉइस को बार बार लेना है। चॉइस को बार बार लेना है तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, लूप कहाँ तक चलाना है ये हमको पता नहीं है, कब तक आप बोलोगे कि चॉइस करनी है। तो चॉइस जैसे एंट्री करेगी उसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे एग्जिट वाली चॉइस के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक का 7th चैप्टर केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी। इस क्वेश्चन में क्या बोला, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेस मार्क्स फॉर ए स्टूडेंट यूजिंग स्विच। एक स्टूडेंट की ग्रेस मार्क्स की आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। द यूजर शुड एंटर द क्लास ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ही हैज फेल्ड इन द रिजल्ट यूज द फॉलोइंग। देखिए इसके अंदर क्या करें इनको, एक तो स्टूडेंट की क्लास क्या है ये हमें एंट्री करवानी है कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, और स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, फेल्ड सब्जेक्ट नंबर, ये दो चीजें तो हमें एंट्री करवानी है। अब उसके बेस के ऊपर जो लॉजिक लगाना है, इफ द स्टूडेंट गेट फर्स्ट क्लास एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही फेल्ड इन इज ग्रेटर देन 3। अगर स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से पास हुआ है, गेट फर्स्ट क्लास, और उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनके अंदर फेल हुआ वो 3 है, तो उसको देन ही डज नॉट गेट एनी ग्रेस, अदरवाइज द ग्रेस इज 5 मार्क्स की है। सेकंड वाली कोई और चॉइस होगी। तो देखिए हमें इसको यूज करना है स्विच केस के थ्रू। तो स्विच केस के अंदर तो सबसे पहले तो स्टूडेंट की जो क्लास आएगी वो ले लिया हमने। स्विच के अंदर क्या चला जाएगा,
स्टूडेंट क्लास। क्लास कौन कौन सी है? क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, और केस देखिए, स्टूडेंट या तो फर्स्ट क्लास में पास होगा, सेकंड क्लास में पास होगा, थर्ड क्लास के अंदर पास होगा। अब फर्स्ट क्लास में पास होने के बाद में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, सेकंड क्लास में भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास थर्ड से मतलब थर्ड ग्रेड से पास होने पे भी कुछ हो सकता है। अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है इसके बाद में कि अगर चॉइस में अंदर फर्स्ट क्लास आ गया, फर्स्ट क्लास आया, तो इसके अंदर हमें कंडीशन में क्या लेना है, यहाँ पे यूज करेंगे हमें इफ का यूज करना पड़ेगा। इफ सब्जेक्ट जो है इज ग्रेटर देन 3 है तो उसको ग्रेस नहीं मिली है, अदरवाइज उसको 5 नंबर की ग्रेस मिली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट की वैल्यू लेस देन 3 है, फेल्ड सब्जेक्ट इन इज ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फेल हो गया, अदर यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट के अंदर 5 मार्क्स ग्रेस। ठीक है, ऐसे हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका। और एल्स के अंदर क्या चला जाएगा, नो ग्रेस। तो इसके अंदर हमने यूज क्या करा है, इफ एल्स का यूज करा है और स्विच केस का यूज करा है। चलिए अब हम प्रोग्राम करने चलते हैं। अब तो हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे, तो एक तो सब्जेक्ट की एंट्री लेंगे कि टोटल कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है और कि बच्चा कौन से क्लास में पास हुआ है, फर्स्ट क्लास से पास हुआ है, सेकंड क्लास से पास हुआ है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। चैप्टर 7 का डी है ये, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हैश इंक्लूड conio डॉट h, void main clr scr getch। वेरिएबल्स क्या है हमारे पास में, फेल्ड सब्जेक्ट। देखिए हम रूल तोड़ देते हैं कि कैरेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम छोटा सा कर देते हैं एफ सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है और किस क्लास में पास हुआ है, पास क्लास। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें इनपुट में लेनी पड़ेगी। प्रिंटफ एंटर स्टूडेंट पास क्लास, कि किस क्लास के अंदर पास हुआ है। वैल्यू हम स्कैन कराएंगे किससे, कीबोर्ड के थ्रू। ये आ गया %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि इंटीजर है इसलिए हमने डी ले लिया है। ये आया यहाँ पे पास क्लास, गलती क्या रह गई है, %, हमने नहीं लगाया, नहीं लगा तो गार्बेज वैल्यू लेके हमारा प्रोग्राम का आउटपुट वल्नरेबल आता। प्रिंट इसके बाद में हमें क्या लेना है कि कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है, एंटर नंबर ऑफ फेल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, कितने सब्जेक्ट के अंदर ये फेल हुआ है, ये यहाँ भी ले लिया हमने और ये यहाँ भी ले लिया ताकि प्रोग्राम थोड़ा दिखे सुंदर सुंदर। ये स्कैन अप करवा दिया हमने। %d एफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास में चॉइस के अंदर क्या होगा, स्विच। स्विच के अंदर चॉइस क्या डालेंगे हम, पास क्लास, क्योंकि हमारी कंडीशन पास क्लास के बेस के ऊपर ही है। पास क्लास में उसमें 3 कंडीशन है, केस 1 के बाद में ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक। अगर तीनों नहीं आया तो उसके बाद हम डिफॉल्ट में क्या डालेंगे,
इसके बाद में नहीं लगाने की जरूरत है। printf क्लास नॉट आइडेंटिफाइड, कि भाई किस क्लास से पास हो हमें नहीं पता है, कोई लॉजिक ही नहीं है तो हम कैसे बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो लॉजिक्स था ना वो लिखेंगे यहाँ पे हम। इफ सब्जेक्ट कितने हैं, इफ सब्जेक्ट इज लेस देन 3 है तो क्या आया, 5 मार्क्स की ग्रेस है। फाइव मार्क्स ग्रेस पर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर लेस देन 3 नहीं है तो क्या होगा, एल्स printf नो ग्रेस। केस 2 मतलब सेकंड क्लास से पास होता है तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कंडीशन में हमारे पास में ये आ रहा है कि अगर सब्जेक्ट जिसमें फेल हुआ ग्रेटर देन 2 है, इफ सब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ये भी हमारा ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2 है, 3 है, क्योंकि ग्रेटर देन के ऊपर बात कर रही है। लेस देन इक्वल टू 2 है तो कितनी आ रही है, printf 4 मार्क्स ग्रेस इन पर सब्जेक्ट। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज कर दिया, एल्स printf नो ग्रेस। थर्ड ग्रेस से पास हो रहा है तो क्या आ रहा है हमारे पास, इफ अगर जो सब्जेक्ट है ग्रेटर देन 1 है, मतलब सब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो printf में हमने दे दिया है printf फाइव मार्क्स की ग्रेस होगी। ग्रेस मार्क्स हो गए 5। ग्रेस मार्क्स, इसके अंदर ये सब्जेक्ट नहीं है, ग्रेस मार्क्स इज 5। टर्मिनेट कर दिया, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं था, जो हमें बोला गया है हम सीधा सीधा वो प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया ये नो ग्रेस। फाइल सेव करा, एंटर करा, इसको हमने रन करा के चेक कर लिया। एंटर स्टूडेंट पास क्लास, अगर फर्स्ट क्लास में पास हुआ है तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट फेल कितने, मान लीजिए 3 डाल दिया अपने, तो क्या है, नो ग्रेस। क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 के ऊपर ग्रेस थी उसको। अब सब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल टू 3 है तब तो 5 मार्क्स की ग्रेस थी ना। ओके, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि अब सब्जेक्ट से पहले हमने यहाँ पे M% नहीं लगाया, हमने गलती करी, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उस स्टेटमेंट के बाद में चेक नहीं करा। ये देखिए फर्स्ट क्लास में गया और 3 सब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पे डाले हैं तो 5 मार्क्स ग्रेस पर सब्जेक्ट। दूसरा हमने कर दिया एंटर, ये कि फर्स्ट क्लास में डाला और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4, तो मतलब कि नो ग्रेस। हमारा प्रोग्राम एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। सेकंड में डाल दिया, यहाँ डाल दिया मैं 3, तो नो ग्रेस। सेकंड डाला, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1, तो 4 मार्क्स की ग्रेस पर सब्जेक्ट मिल रही है। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया चैप्टर 7 का डी।